एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सीए कपिल मंडोतिया और आज हम सीखेंगे इंड AS 111 जो कि डील करता है जॉइंट अरेंजमेंट से। किससे? जॉइंट एग्रीमेंट या अरेंजमेंट से। अब डेफिनेशन क्या है जॉइंट अरेंजमेंट की? तो कहता है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल ऑफ पार्टीज एंड ग्रुप। सर समझ में नहीं आया। कहता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही है इन टर्म ऑफ मनी इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल, यानी कि उस पर जॉइंट कंट्रोल है पार्टी का या किसी ग्रुप का। सर समझ में नहीं आया अभी भी, तो मैं इसको समझाने के लिए ना ये कह सकता हूँ आपको, जब एक ऐसा एग्रीमेंट या अरेंजमेंट जहाँ पर बिना किसी की इजाज़त के दूसरा बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है, तो उसको बोल देंगे जॉइंट अरेंजमेंट। अब जॉइंट अरेंजमेंट के दो हिस्से हैं, एक है जॉइंट ऑपरेशन और एक है जॉइंट वेंचर। क्या चीज़? एक जॉइंट ऑपरेशन और एक जॉइंट वेंचर। अब जो जॉइंट ऑपरेशन है वो डील करता है इंड AS 111 से, और जो जॉइंट वेंचर है उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? इंड AS 28 में जाएंगे। अब जॉइंट ऑपरेशन लगता है पार्टनरशिप फर्म के लिए और जॉइंट वेंचर यूज़ होता है फॉर कंपनीज के लिए। जब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसकी एसेट्स और लायबिलिटी पर इन्वेस्टर का डायरेक्ट राइट होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, कंपनी में ऐसा नहीं होता, यानी कि देयर इज़ नॉट एनी राइट ऑफ इन्वेस्टर्स इन एसेट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। सर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ होगा ये जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट वेंचर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको एक केस सिनेरियो दे देगा। मान लीजिए वो बोलता है कि एक कंपनी, एक फर्म है, ठीक है, उस फर्म के अंदर जो इन्वेस्टर है उनका राइट है एसेट्स लायबिलिटी पे। तो आप समझ जाना वो जॉइंट ऑपरेशन की बात कर रहा है। अगर जॉइंट ऑपरेशन की बात कर रहा है तो इंड AS 111 लगेगा। अगर वो जॉइंट ऑपरेशन नहीं है तो वो क्या होगा? जॉइंट वेंचर होगा। और जॉइंट वेंचर के लिए इंड AS 28 में जाएंगे। और कंपनीज़ की बात हो रही है तो भी इंड AS 28 में जाएंगे। फर्म की बात हो रही है तो 111 में जाएंगे। अब जब इंड AS 28 की बात करते हैं जो कंपनीज़ पर लगता है, तो हमने ये बोला कि देयर इज़ नॉट एनी राइट ऑफ इन्वेस्टर इन एसेट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। लेकिन एक नोट है, joint venture must be initiated or established through separate entity. If it is not structured through separate vehicle या entity, then it should be considered as joint operation. मान लीजिए कि हमने क्या करा, एक कंपनी है A और एक कंपनी है B, ठीक है। अब इन दो कंपनियों ने साथ में मिलकर काम करने की सोची, ठीक है, साथ में मिलकर काम करने की सोची। अब इन्होंने क्या करा कि उस जो साथ में जब ये मिले ना, तो इन्होंने एक सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई। इन्होंने क्या करा, साथ में काम तो किया लेकिन सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई। और जो A और जो B है ना, ये दोनों कंपनी थी, ठीक है, और इसमें इन्वेस्टर का एसेट और लायबिलिटी में राइट भी नहीं था। तो आपने ये बोला कि सर ये कंपनी भी है, एसेट लायबिलिटी में राइट भी नहीं है, तो ये जॉइंट वेंचर है, इंड AS 28 लगा दो, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आपको ये देखना है अगर A और B जो भी काम कर रहे हैं वो सेपरेट व्हीकल के थ्रू कर रहे हैं, सेपरेट एंटिटी बना के कर रहे हैं, तभी वो जॉइंट वेंचर है, अदरवाइज वो जॉइंट ऑपरेशन कहलाएगा। समझ रहे हो? इवन इफ़ वो कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्टर का राइट भी नहीं है एसेट लायबिलिटी में, फिर भी वो जॉइंट ऑपरेशन कहलाएगा और इंड AS 111 के तहत उसमें रिकॉग्निशन होगी, चीज़ों को उससे डील किया जाएगा। तो इसमें बस यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर काम आएंगे। थैंक यू सो मच।